मेरे चैनल में काफी टाइम से कुछ लोग मुझे ब्लड ऑन द ट्रैक्स कवर करने के लिए बोल रहे थे। मैंने इस मांगा के बारे में पहले भी सुन रखा था लेकिन नाम नहीं जानता था, तो अब मैंने इसे पढ़ लिया है और सीधे बता रहा ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी हो गई है। अगर तुम हॉरर फैन हो, खासकर साइलेंट और दिमाग में रह जाने वाले हॉरर के, तो तुम्हें अभी के अभी इस मांगा को फूंक लेना चाहिए। ब्लड ऑन द ट्रैक्स सीइची नाम के लड़के की कहानी है जिसकी मम्मी कह दो अलग स्तर की एंजाइटी इंड्यूसिंग महिला है। मांगा के पहले चैप्टर से ये चीज साफ हो जाती है कि इस औरत ने अपने बेटे को भयानक लेवल पे मैनिपुलेट करके रखा हुआ है और उस चीज को ऑथर शुजो ओशिमी छोटी छोटी मंडेन डिटेल से दर्शाते हैं। जैसे सीइची ने अपने स्कूल के दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाया होता है लेकिन उसी दिन घर में रिश्तेदार भी आ रहे होते हैं, तो इसकी माँ बिना कुछ बोले सिर्फ एक नजर दिखाती है और ये बंदा खुद से कह देता है कि वो दोस्तों के साथ प्लान कैंसिल कर देगा। और इस पूरे इंटरेक्शन में मम्मी के एक्सप्रेशन कोल्ड और डिस्टेंट होते जाते हैं और लड़के की भीषण फटी रहती है कि कहीं उसने गलती से कुछ ट्रिगर तो नहीं कर दिया। इस सीन की इफेक्टिवनेस यहाँ से आती है कि इस कहानी के सबसे पहले सीन में जस्ट इसकी ऑपोजिट डायनेमिक दिखाई गई थी। वहाँ ये औरत अपने बेटे से पूछती है कि ब्रेकफास्ट में वो क्या लेगा, पोक बन या रेड बीन बन, और लड़का पोक बन चुनता है। हमें पहले सेटअप दिया कि ओके बढ़िया मम्मी है, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, प्यार से अपने बेटे को ब्रेकफास्ट में भी ऑप्शंस दे रही है। तो जब भाई को इतनी एजेंसी दी रखी हुई है फिर भी उस रिश्तेदार आने वाले इंटरेक्शन में अपनी मन की बात कहने को क्यों कतर रहा था। और इस चक्कर में हमारे अंदर ये बैठ जाता है कि कुछ तो यहाँ ऐसी खौफनाक डिटेल है जो हमें नहीं पता है। अगले चैप्टर में वो औरत फिर से अपने बेटे से ब्रेकफास्ट का पूछती है, वही दोनों ऑप्शंस के साथ, जिसमें से लड़का फिर से पोक बनी चुनता है। फिर से अगले चैप्टर में सेम ऑप्शंस रखती है और लड़का फिर से सेम चूज करता है। ऐसा करते करते एक दिन वो डायरेक्टली कह देती है कि पोक बन चाहिए ना। यहाँ से तुम्हें एहसास हो चुका होगा कि एजेंसी देना तो छोटी बात हो गई, भैया की तो फ्री विल ही नष्ट कर दी गई है। ये ऑप्शंस देना सिर्फ अपने बेटे को फ्री विल होने का एहसास दिलाना था, असलियत में वहाँ कोई ऑप्शंस नहीं थे। यहाँ सबसे डरावना सवाल ये है कि क्यों वो लड़का हर दिन सेम ही चीज चूज करता था। क्या उसे छोटे से ही बार बार एक ही खाना खिला के ऐसा कर दिया गया है, या कभी उसने रेड बीन बन चूज किया था और तब इसके साथ कुछ ट्रॉमेटाइजिंग हुआ। हमें स्टोरी में कुछ भी नहीं बताया जाता है और यही सटल साइकोलॉजिकल हॉरर ब्लड ऑन द ट्रैक्स की खासियत है। पूरे टाइम यही औरत साइलेंटली अपने बेटे की जिंदगी में परछाई की तरह मंडराती रहेगी और मांगाका तुम्हें ये हर पैनल में फील कराता रहेगा। जिस सीन में इसकी मां नहीं भी होती उस सीन में भी तुम्हें बस ये डर रहेगा कि इसके बाद इसे अपने घर वापस जाना ही है और वहाँ एल्ड्रिच हॉरर से भी खतरनाक जीव मौजूद है। और ये तुम्हें पैनलिंग में भी फील होगा। अपने दोस्तों के साथ खेलते समय सीइची के खिलखिलाते एक्सप्रेशंस को मस्त खुले पैनल्स में दिखाया जाता है और जैसे ही उन्हें अलविदा करके घर का दरवाजा खुला उसके पैनल्स सिकुड़ने लगते हैं और पेज का सबसे बड़ा हिस्सा उसकी माँ की प्रेजेंस खाने लगती है। फैमिली हॉरर इसी फीलिंग को टारगेट करता है कि दुनिया के सारे हॉरर में कैरेक्टर किसी अनफैमिलियर टेरिटरी में है और उन्हें बच के दोबारा अपने सेफ स्पेस में आना है। हल्की सी होप है, लेकिन इस टाइप के हॉरर में तुम्हारा सेफ स्पेस और वो इंसान जिसपे तुम सबसे ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो वही असली हॉरर का स्रोत है। इस हॉरर से बचना हटाओ, ये उन कैरेक्टर्स की दिनचर्या है। अपनी माँ और घर से भाग के कहाँ जाओगे। हम इंडियंस के लिए तो ये हॉरर और ज्यादा रिलेटेबल है। और ये मदर की कैरेक्टर ऐसा कुछ हॉरर नहीं करती है कि चुपके से झांक के देख रही है या बच्चे को फिजिकली हर्ट कर रही है। सारा का सारा खौफ इमोशनली और साइकोलॉजिकली हर्ट करने का है। अगर गलती से बेटा अपनी माँ के अगेंस्ट खड़ा हो गया या उसने आवाज तेज कर दी तो ये औरत पूरी कोशिश कर देगी कि बेटे को इस बात का भयानक गिल्ट बने। फिर जब वापस आके उसने माफी मांगी और इस औरत की ख्वाहिश और इमोशनल नीड पूरी हो गई फिर ये अपना अगला स्टेप चालू करती है, पूरी तरह से खुद को कट ऑफ कर देना। खुद की नीड पूरी होते ही बेटे की इमोशनल नीड को इग्नोर मार दिया। अब लड़का अपनी माँ की वैलिडेशन का भूखा हो गया है और दोबारा उनकी नज़रों में सही होने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और ये औरत जानबूझकर उससे ना इम्प्रेस होने का नाटक करेगी। फिर उसके इसी डेस्परेशन का फायदा उठा के वो उससे जो चाहे वो करा लेती है। अब खुद सोचो ऐसी चीज से कैसे बचा जा सकता है। जिंदगी खत्म है। शुरुआत की कहानी में देखो ये मदर के कैरेक्टर की हॉन्टिंग प्रेजेंस देख के मुझे एज अ हॉरर फैन बहुत डिस्टर्बिंगली एंगेजिंग लग रहा था और सिर्फ इसलिए मैं चाहता कि तुम ये मांगा पढ़ो क्योंकि जो फीलिंग ये ऑथर अपने इलस्ट्रेशंस और पैनलिंग से दे देता है कुछ ना होने पे भी तुम्हें ड्रेड फील होता रहेगा। लेकिन मांगा के आखिरी के 20-30 चैप्टर्स ने मेरा वर्स्ट फियर रिसर्फेस कर दिया था। मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी टॉपिक हो जाएगा। उसको पढ़ते समय मैं काफी ज्यादा एम्प्टी और डिप्रेस सा फील करने लगा था क्योंकि मुझे बहुत हद तक वो चीज रिलेट हो रही थी। इस लेवल का एम्प्टीनेस मुझे पुन पढ़ने पे हुआ था और वो मांगा एक तो मैंने न जाने क्यों अपनी जिंदगी के सबसे लोवेस्ट पॉइंट में पढ़ी थी। इसलिए तुम्हें पहले ही वार्न कर दे रहा कि कहानी शुरुआत में इंगेजिंग साइकोलॉजिकल हॉरर से एंड तक जाते जाते काफी डिप्रेसिंग हो जाएगी, जो कि मैं चाहता था कि कोई मुझे भी बता देता तो मैं उसके लिए तैयार रहता। बाकी जिन लोगों को रेफरेंस के तौर पे ऐसी ह्यूमन साइकी को टारगेट करने वाली हॉरर मीडिया के रिकमेंडेशंस चाहिए तो मैं तुम्हें 5 नाम बताने वाला हूँ जो ब्लड ऑन द ट्रैक्स पढ़ते समय मेरे दिमाग में घूम रहे थे। सबसे पहले तो मेरे 2 फेवरेट हॉरर गेम्स को ले लो, साइलेंट हिल 2 और रूल ऑफ रोज। अगर गेम नहीं खेलना तो तुम कोई भी वीडियो ऐसे या स्टोरी एक्सप्लेन्ड वीडियो इंटरनेट में देख सकते हो। मैंने अपने चैनल में दोनों की कहानियों को हल्का हल्का एनालाइज भी किया हुआ है।
इसके बाद 2 फिल्म्स। सबसे पहले स्पीक नो इविल। ध्यान रहे 2022 वाली डैनिश डच फिल्म, क्योंकि 2024 में इसकी रीमेक भी आई हुई है, पर मैंने सिर्फ ओरिजिनल देखी हुई है। अगली फिल्म है 1981 की पोजेशन। इस फिल्म को मैंने रिसेंटली देखा था और ब्लड ऑन द ट्रैक्स में मदर के कैरेक्टर के अनकैनी क्लोजअप्स देख के मुझे सीधा इस फिल्म का एक सीन याद आ रहा था, और ये मेरी फेवरेट साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। और आखिरी रिकमेंडेशन में साइलेंट साइकोलॉजिकल हॉरर की महारथी राइटर शर्ली जैक्सन। इनकी कोई भी कहानी उठा लो, सब में तुम्हें यही मिलेगा। मैं इनकी सबसे पॉपुलर लॉटरी को रिकमेंड करूंगा, और साथ में इनकी विच भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ 4 पेजेस की और मुश्किल से 5 मिनट में खत्म कर दोगे, पर ये दोनों कहानियों को तुम कभी नहीं भूलने वाले हो। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तुम्हें और कुछ इंटरेस्टिंग हॉरर या वियर्ड मीडिया पे मुझे बात करते हुए सुनना है तो स्क्रीन पे प्लेलिस्ट आ रही होगी। बाकी बस अब मैं चला सोने। भाई